सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। एक बार फिर से। एंड यस भाई, हाँ हम दोनों बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रहे हैं। कैसा And लग रहा तुम्हें वापस कैमरे पे आके? कुछ नहीं, मिलने तो नेचुरली है, बट भाई पूरा एक थोड़ा बैकग्राउंड दे दे हम क्यों क्यों इतने टाइम से वीडियोस हमारी कम आ रही हैं, या हम मना क्यों नहीं रहे, या फिर मैं क्यों मिसिंग था। तो बेसिकली जब हम ऑस्ट्रेलिया आ भी रहे थे, और जब हमारा ये चैनल बनाने का मेन रीज़न ये था कि जब भी कोई बंदा इधर आएगा तो उसको बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाए। तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि स्टार्टिंग के 2-3 साल में हमने बहुत सारी वीडियोस डालते थे। लाइक हर महीने में आपको 5 से 6 वीडियोस तो मिल जाती थी, हर टॉपिक पे, हर टॉपिक के ऊपर। अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक्स पे। चाहे वो वीजा का ही हो, चाहे हमारी शॉपिंग हो, कुछ भी हो, हम मेजर सारी चीजें हम दिखा देते थे। देन जब कोविड खत्म हुआ और ये इनके लाइफ बैक टू नॉर्मल हो गई थोड़ी सी, थोड़ा अपडेट्स आने कम हो गए, स्टेबिलिटी आ गई, तो फिर हमने सोचा कि ठीक है भाई, अब ज्यादा वीडियोस डालने का मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि और यूट्यूबर्स की तरह तो हम है नहीं कि भाई बिना बात के वीडियोस डालते जाओ, या फिर 30 डे ओवर चैलेंज दिखा दिया, या फिर मकलैरन कैसे लेनी है। मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, लाइक डे इन माई लाइफ, जो आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर वीडियोस डालते हैं, हम वो वैसी चीज़ हमने कभी नहीं डाली, क्योंकि हमारी मेन कंटेंट ये रहता है कि यार आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए हम वो दे दें बस। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। मगर अगर आप स्टिल वैसी वीडियोस देखते हो कि भाई उस बंदे की लाइफ में क्या हो रहा है, या उसने सुबह से लेकर शाम तक क्या करा, भाई गेट अ लाइफ, गेट अ इससे लाइफ। आगे भी चीजें हैं, और जो हमारा पर्पस था वो हमने काफी बार सॉल्व कर चुके हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आती थी हम बता देते थे, चाहे वो वीजा अपडेट हो, इमिग्रेशन अपडेट हो, पीआर के रिलेटेड कुछ भी हो। बट अब मामला थोड़ा स्टेबल चल रहा है आज तक, Until this point. जो हमें वापस मैदान में कूदना पड़ गया है, उसका जेन्युइन ओवरव्यू ये देंगे। बेसिकली हुआ क्या कि फ्रॉम पास्ट ऑलमोस्ट लाइक 8 to 9 months थोड़ी थोड़ी चेंजेस यहाँ की गवर्नमेंट निकालते आ रही है, चाहे वो आपके 485 वीज़ा को या स्टूडेंट वीज़ा को। तो अब जब जुलाई इनटेक आने वाला है, इन्होंने बहुत सारे चेंजेस निकाल लिए हैं, और हमने उन सब की लिस्ट और जो मेन क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अगर आप जुलाई इनटेक में आ रहे हो या फिर आप फेब इनटेक में आ रहे हो, वो आपको पता होनी चाहिए। तो हमने पूरी लिस्ट निकाल ली है, रफली 9 to 10 पॉइंट्स हैं, एंड लास्ट की जो 4 पॉइंट्स हम आपको बताने वाले हैं उनको तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी लाइफ बदल देंगे या बदल सकते हैं, या वीजा या वीजा भी बदल देंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं हमारा 10th पॉइंट से। तो भाई सबसे पहले तो अगर आप डीएचए की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे ना एक टूल दिया होता है कि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम ग्लोबली कितने चल रहे हैं। आपको बस वीज़ा सब क्लास सेलेक्ट करनी होती है, एंड उसके बाद वो आपको बताता है कि अगर आपने इस डेट पे अप्लाई किया तो उसके प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा रफली। तो हमारे टाइम पे एंड इवन 2-3 years विच फॉलोड दैट केस, वो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम ना बहुत नॉमिनल था कि अगर आपकी डिग्री, अगर आप जुलाई इनटेक में आ रहे हो तो यू कुड एक्सपेक्ट कि आपका वीज़ा ना 3 months के विद इन आ जाएगा। ये पहले का ट्रेंड होता था। बट अब पिछले कुछ सालों से, जब से कोविड खुला है और जब से बूम आया इमिग्रेशन में, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम ना हद से ज़्यादा स्लो हो चुके हैं, और सारे वीज़ाज़ के लिए, नॉट जस्ट स्टूडेंट वीज़ाज़। बट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इसमें स्टूडेंट वीज़ा है कि पहले जो 3 से 4 महीने का हम बफर बोलते थे, अब वो भाई 6 से 8 महीने भी जा सकता है। तो अगर मैं आपको रफ बॉल बैक दूं कि अगर आपको फेब इनटेक में आना है तो अभी इस टाइम पे ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके यू कैन बी होपफुल कि शायद मेरा वीज़ा फेब इनटेक से पहले आ जाए। और इतना लेट हो क्यों रहा है, उसके भी जो फर्दर रीजंस हैं वो हम आपको आने वाले पॉइंट से बताने वाले हैं कि क्यों इतना टाइम लग रहा है। तो भाई जो भी बंदे फैब में आना चाह रहे हैं तो अभी से ना अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ना रेडी रखो, क्योंकि यू नेवर नो व्हेन यू अप्लाई फॉर वीज़ा, 1 या 2 डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग रह गया, या फिर उन्होंने एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट मांग लिए, तो आपको पता है इंडिया में कितना टाइम लगता है, फिर अपने अपनी कंट्रीज़ में सबको पता है कि नॉर्मल से कि डॉक्यूमेंट को अरेंज करने में 1-1 महीना भी लग जाता है। सो मेक श्योर कि आपके अप्लाई करने से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, तब जाके ही अप्लाई करें। और जेन्युइन हो, मेन चीज Genuine जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बिकॉज एक भी चीज अगर मिस हुई तो, अगर आपने डॉक्यूमेंट अरेंज कर भी लिया और फिर आप दोबारा ईमेल करोगे, वहां से रिस्पॉन्स आने में क्या पता उतना ही टाइम दोबारा लग जाए। तो इसमें लॉस किसी का नहीं होगा, आपका ही लॉस होगा। तो उसको आप मिटिगेट करके चलो। ठीक है भाई। सो नेक्स्ट पॉइंट, 9th पॉइंट जो है वो है, जो काफ़ी लोगों को ना मिसरीड काइंड ऑफ लगता है कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो कैप है वो इंक्रीज कर दी है। जो पहले 2000 नहीं 2 लाख बेसिकली 2,95,000 जो हुआ करती थी, अब उसको और बढ़ा के 25,000 स्टूडेंट और ये बुलाने की सोच रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड वाइड में लोगों को लगा कि भाई ये तो गुड न्यूज़ है और इंटरनेशनल स्टूडेंट जा पाएंगे। यही तो लोग समझ नहीं पाते कि ये एक इनकी और कोई चाल है। ये एक कैच था कैच था, क्योंकि हम देखते हैं सिर्फ नंबर, अरे भाई 25,000 और बढ़ गए, बट दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि आपके चांसेस बढ़ गए। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिल्कुल भी नहीं है। उससे हो क्या रहा है कि उन्होंने यस नंबर्स बढ़ाए हैं, मगर इसी के साथ साथ इन्होंने सारी चेकिंग और पूरा प्रोसेस टाइम को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो यस बहुत सारे लोग सोचेंगे नहीं यार कैपेसिटी बढ़ गई अब हम सब भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
बल्कि उसकी वजह से कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ा है कि अब सिर्फ साउथ एशिया से नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड बंदे आ रहे हैं। तुम अभी वही देख लो, जो ये वर्किंग हॉलिडे वीजा वाले बंदे आते हैं, उनका पहले लगता था कि हमें यूरोपियन लोग बिल्कुल नहीं दिखते थे, और अब देख लो शनिवार रात को यूरोपियन ही बाहर घूम सारे रहे होते यूरोपियंस भरे होते हैं। हैं। तो भाई बहुत सारे लोग आ रहे हैं अभी आज की डेट में। तो ये जो न्यूज़ इन्होंने निकाली थी कुछ 4 या 5 महीने पहले, उसको मिसलीड ना करो। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ बैड थिंग फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये पॉइंट काफी टाइम से वैलिड है कि जो एज लिमिट होती थी पहले 485 वीजा के लिए, वो पहले अप टू 50 इयर्स का बंदा अप्लाई कर सकता था। फर्स्ट 485 भी, सेकंड 485 भी। तो कुछ टाइम पहले उन्होंने एक रूल निकाला था कि अब से अगर आपकी एज 35 प्लस है या बिलो 35 अगर आप हो, तो ही आप एलिजिबल होगे टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ 485। और ये उन लोगों के लिए भी वैलिड है जो करंटली 485 पे हैं। तो मतलब अगर आप ऑलरेडी 485 पे हो और यू आर अप्रोचिंग 35, तो प्रेजेंट डे वो चीज़ वो नहीं नोटिस करेंगे कि आपकी एज अभी कितनी है। अगर जब भी आप अप्लाई करोगे फॉर नेक्स्ट 485 और आपकी एज 35 से ज़्यादा अगर हुई, तो आप पे डिक्लाइन हो जाएगा। इट डजेंट मैटर कि आप उस 485 पे आपकी एज कितनी थी, बट एज लॉन्ग एज यू आर विद इन दैट एज ब्रैकेट, तो ही आपको एक 485 वीज़ा दिया जाएगा। अब आप ये लोग सोच रहे हो कि हम आपको 485 वाले वीजा के बारे में क्यों बता रहे हैं? गुड क्वेश्चन। क्योंकि भाई अब ये सोचो, अगर आपकी ऑलरेडी एज 30 है फॉर एग्जांपल, एंड आप यहाँ पे आने की सोच रहे हो 2 साल या 3 साल की पढ़ाई के लिए, तो बाय द टाइम यू रीच लाइक 33 34 आपके पास हार्डली शायद 1 या 1.5 साल बच जाता है, जिसके बेसिस पे आपको 485 मिलेगा। तो इस चीज को भी कंसिडर करें कि अगर आपकी एज फॉर एग्जांपल 25 या 26 के अराउंड है, तभी प्लान करें यहाँ पे आने के लिए। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी 30 के नियर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि 2 से 3 साल आपकी पढ़ाई में चले जाएंगे। टीआर आपको मुश्किल से 1 या 1.5 साल की ही मिलेगी और एक्सटेंशन अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। और एक्सटेंशन का पॉइंट तो चलो तब आएगा कि अगर आप रहना चाहो। हम्म। पॉइंट बीइंग कि अगर आप अपने 485 पे वन यू आर 30, 31, 32, पहली बात तो आपको कोई जॉब नहीं देगा उस एज पे, क्योंकि आपके सेम क्वालिफिकेशन के साथ यहाँ पे 22 साल के बंदे या 23 साल के बंदे भी होंगे जो आपसे शायद हाफ पे रेट में भी काम करने को रेडी हो जाएं। तो वीजा का एस्पेक्ट असाइड, वो तो चलो आपके लिए लॉस है ही, जेन्युइनली आपको कोई हायर नहीं करेगा, स्पेशली अगर आपके पास प्रीवियस वर्किंग एक्सपीरियंस ना हो। बिकॉज लोग बाहर काफी लोग आते इसलिए कि उनको अपनी कंट्रीज में जॉब नहीं मिल रही होती, वहाँ की एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं होती, एंड दे वांट टू सेटल हियर इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब सब भी जानते हैं कि लोग आते हैं पीआर के लिए। तो अगर आपको पीआर की परस्यू करनी है तो उसके लिए आपके पास जॉब होनी बहुत जरूरी है। एंड अगर आपकी एज 30 प्लस है, 35 अराउंड हो, तो आई डोंट थिंक आपको इतने इजीली कोई हायर कर लेगा, अनलेस आप टॉप ऑफ द लाइन बंदे हो। तब बात अलग है। ठीक है। सो भाई नेक्स्ट पॉइंट है हायर इंग्लिश स्कोर आर नाउ रिक्वायर्ड, जो आई थिंक ऑलमोस्ट ये 1-1.5 साल पहले भी हमने इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाई थी। और सबसे ज्यादा क्रैकडाउन भी एक्चुअली इसी पे हुआ था। क्योंकि होता क्या था कि पहले अगर बैक हमारे टाइम पे जब हमने अप्लाई करा था 2020 में, तो आपके अगर आइल्स में 5.5 भी हैं, उसके बेसिस पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, वीज़ा भी मिल जाएगा। बट ओवर द ईयर इन्होंने इंग्लिश की रिक्वायरमेंट और टफ करते गए हैं कि अब आज की डेट में अगर आपके 6.5 से 7 आइल्स के बैंड का स्कोर है, तभी आपको यूनी में एडमिशन मिलेगा, तभी आपको वीज़ा मिलेगा। और ये सेम अप्लाई होता है पीआर के लिए भी। पहले क्या था कि जो पॉइंट्स का ब्रैकेट था ना, वो कम पॉइंट्स पे भी वैलिड था, बट अब क्या है कि आई डोंट नो विच सेगमेंट इट इज, बट उसमें आपको ना 88 चाहिए टू गेट द मैक्सिमम पीआर पॉइंट्स, जो कि मेरे हिसाब से इट इज स्टिल अचीवेबल, बट पहले से अगर आप 5 साल से पहले कंपेयर करो तो ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा स्कैम्स होते थे कि जो एशिया से, सब कॉन्टिनेंट से बंदे आते थे, वो फोर्ज करते थे अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे, एंड उसके चक्कर में उन्होंने चलो जैसे तैसे आ तो जाते थे, बट यहाँ उनसे इंग्लिश का एक शब्द नहीं निकलता था। 2-3 दिन पहले एक रील भी वायरल हो रही थी कि एक पुलिस वाले ने बंदे को रोका है, वो पाकिस्तान से था, उसका लाइसेंस का इशू था कोई, वो एक सेंटेंस नहीं समझ पाया, एंड द पुलिसमैन वाज वंडरिंग कि ये यहाँ पे आया कैसे है। तो उसको क्रैकडाउन करने के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी थी फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पीओवी, जो आज हमें देखने को मिल रही है। और इसकी बेसिस पे यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ा फिल्टर आउट भी कर देती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये भी चाहते हैं कि अगर यहाँ पे जो भी बंदे आ रहे हैं ना, वो हाईली स्किल्ड और हाईली क्वालिफाइड बंदे हों। तो अगर उनको पता, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में अगर हम किसी को बुला रहे हैं, तो एटलीस्ट इंग्लिश उसको आनी ही चाहिए अच्छे लेवल पे। चलने फिरने के लिए चाहिए इंग्लिश, तो वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इस पक्ष में मैं सरकार के साथ हूँ पूरी तरीके से पूरी तरीके से। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि अब देखो ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म नहीं है ऑन पेपर, ठीक है, बट जिस भी इंटरनेशनल कंट्री से आप आते हो, वो कहीं ना कहीं फैक्टर इन करता है आपके वीज़ा होने के चांसेस, येस और नो। फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोप से आ रहे हो तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ वीज़ा आर हायर। अगर आप इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आ रहे हो
तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ वीज़ा आर ड्रास्टिकली लो। मतलब लास्ट फरवरी की बात है कि 35% तो सिर्फ वीज़ा रिजेक्शन रेट था, और जो बचे हुए 65% भी थे उसमें से भी सबको वीज़ा नहीं मिला बिकॉज द सीट्स आर ऑलरेडी फुल। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इसका पूरा का पूरा ब्लेम हम यहाँ की गवर्नमेंट को नहीं देंगे, पूरा का पूरा अपने ब्लेम ही लोगों को हमारे देंगे। लोगों को ही देंगे। क्योंकि जब पार्थ और मैं अप्लाई कर रहे थे तब उस टाइम पे इंडिया का जो रिस्क लेवल फैक्टर था वो सेकंड टीयर में होता था, जो कि क्या है कि आपका मीडियम लेवल है, कितना हायर रिस्क नहीं है फॉर अ स्टूडेंट, और इतना वो लोअर रिस्क इतना पे भी लो नहीं भी है। नहीं है, और चेकिंग होती थी डिसेंट, मतलब एक एक डॉक्यूमेंट खोज के नहीं देखते थे, वो वेरीफाई नहीं करते थे। मगर जब से ये बॉर्डर खुले हैं इतने सारे लोग पकड़े गए हैं फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते टाइम पे भी, और यहाँ पे ऑलरेडी आने के बावजूद भी उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फेक नजर आए हैं। कॉलेज के कॉलेज बंद हुए हैं इस चक्कर में कि भाई इतने- कॉलेज ही बंद हो गया लो। इतने सारे कॉलेज बंद हुए हैं, एंड जो बंदे यहाँ आते हैं अपनी भाई इंडिया में या फिर कहीं और के भी कंट्रीज देख लो, अपनी डिग्रीज फेक करवा लेते हैं, इंग्लिश के सर्टिफिकेट जो वर्क पार्ट एक्सपीरियंस उतारता अपना फेक वो करवा फेक, देते हैं। वर्क एक्सपीरियंस फेक। तो यहाँ के लोगों ने भी भाई चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन करा, बहुत सारे लोग पकड़े गए, तो फिर उसके बाद इन्होंने ये चीज़ पे डिसीजन लिया कि हमें इंडिया को हायर रिस्क कैटेगरी पे डालना पड़ेगा। और उसमें भी जो स्टेट्स का अलग सीन होता है, लाइक अगर आप पंजाब- हरियाणा, पंजाब, यूपी, गुजरात यहाँ से हो, नेचुरली आपकी स्क्रूटिनी ज़्यादा करेंगे। रिसेंटली एक SBS पे रिपोर्ट भी आई थी कि एक बंदे, वो जेन्युइन बंदा था, मतलब GST वगैरह सब क्लियर हो गया उसका, एक्चुअली GST के अलावा सब क्लियर हो गया था, उसके पास पैसे भी थे, वो गुड बैकग्राउंड से था, बट स्टिल ही वाज रिजेक्टेड, और उसकी एक्सप्लेनेशन उसको दी नहीं गई। तो माई अंडरस्टैंडिंग इज कि जस्ट बिकॉज वो एक पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करता था, वो बाकियों के साथ उसमें आ गया बहती गंगा में आ गया। तो अगर इस बात को सुन के आपको दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो भाई आनी चाहिए, क्योंकि इसका दुख तो होना चाहिए। पूरा का पूरा क्रेडिट सिर्फ हमारे इंडियंस को आता है कि जो फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से जो जेन्युइन लोग भी हैं भाई, वो लोग भी सफर करते हैं। कुछ लोग की हरकतों के चक्कर में पूरी कंट्री की इमेज खराब होती है। स्टीरियोटाइप तो पहले से बना हुआ था कि ये लोग 2 नंबर का काम करते हैं, अब यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है सबका ही पूरा एक साथ क्रेडिट जाऊं हम लोग को जाता है। फिर भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट 5th पॉइंट की ओर, जो है यू नीड टू शो मोर मनी इन द बैंक देन एवर एवर, बिफोर। जिसका मतलब बेसिकली यही है, फाइनेंशियल स्ट्रेस। आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस तो रहेगा ही, अब आपको आपके फाइनेंस डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाने पड़ेंगे। हमारे टाइम पे सिर्फ अगर आपने 1 साल की फीस पे कर रखी है तो आपको सिर्फ बैंक में $24,000 या $25,000 AUD शो करना पड़ता था। उस टाइम पे तो रेट भी बहुत कम था। रेट बहुत हम कम जब था। आया था तो भाई 46 का रेट था, आज ऑलमोस्ट 70 आने वाला, तो मतलब आप हिसाब लगा लो, आपको वैसे ही पैसे ज्यादा दिखाने पड़ेंगे, तो ऊपर से फिगर भी चेंज कर दिया उन्होंने। हाँ, तो अब यही जो मैं लास्ट डॉक्यूमेंट में आपको बता रहा था, इतने सारे फोर्ज डॉक्यूमेंट आते हैं, तो इसके चक्कर में इन्होंने सारी चीजों के ऊपर स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी गई है। चाहे वो आपके इंग्लिश टेस्ट का जो हमने आपको बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी उसी से रिलेट करता है। अब आपको मिनिमम $29,000 दिखाना पड़ेगा अकाउंट में, प्लस जो आप फीस पे करोगे। अगर आपने 1 साल की फीस पे कर रखी है देन $29,000, मगर आपने सिर्फ अगर 6 सेमेस्टर की फीस पे कर रखी है या फिर अभी तक फीस पे नहीं करी है, तो आपको टोटल फीस 1 साल की और ये $29,000 अमाउंट दिखाना पड़ेगा अकाउंट में। अगर आपने ये नहीं दिखा पाए तो चैप्टर क्लोज। चैप्टर क्लोज। और इनटू 68 INR में अगर आपको फिगर चाहिए तो आप आज के रेट से मैथ कर सकते तो हो। मैथ कर सकते हैं। और दूसरी चीज और भाई, आप इसमें ये नहीं कि आपने कहीं से बस सडनली किसी ने, आपके फ्रेंड ने अकाउंट में पैसे डाल दिए बस शो करने के लिए, पूरा गलत। ये आपके पूरे 1 साल की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम के सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। तो बेसिकली आप इसमें इनको बेवकूफ बनाने वाली कोई हरकत कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको भी पता है कि इतने टाइम से बंदे का एक लाइफस्टाइल था, 1, 2, 3 साल पहले से, सडनली कहां से आ गया 50 लाख? गुड क्वेश्चन। इसलिए फिर वो स्क्रूटिनी भी ज्यादा करते हैं और फिर तुम पकड़े जाते हो, फिर वीजा कैंसिल हो जाता है। फिर कमेंट आते हैं। अब चलते हैं जेन्युइन पॉइंट की तरफ, जो छठा पॉइंट है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि जो GST, एक पहले GTE होता था, जेन्युइन एंट्रेंट टेस्ट, GET होता था, उसको रिप्लेस किया था GST से। नॉट द टैक्स, वही बोलने वाला था मैं, आप टैक्स से कंफ्यूज मत होना। GST माने जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। और वो आजकल भाई अपेरेंटली बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है, क्योंकि उसमें ये हमारे प्रीवियस पॉइंट से लिंक्ड है कि उसमें बेसिकली सरकारें देखती है कि जो भी इसका एस्पेक्ट है, चाहे वो आपके SOP हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसमें कोई लूप होल ना रहा है, एंड द स्ट्रिक्टनेस इज हार्डर देन एवर। तो अगर आप इसमें डिटेल में जाओ तो मतलब एप्लीकेंट्स को प्रॉपरली एक एविडेंस देना होता है कि स्टडी का इंटेंट क्या है, करियर प्लान क्या है, एंड जब आप अपने घर वापस जाओगे तो आप इस चीज को यूज कैसे करोगे। तो अब भाई अगर आप आर्टिकुलेट अच्छा कर सकते हो, एंड अगर आप फेक भी बताते हो, वो इतना अच्छा फेक होना चाहिए कि वो आपका जो भी इशू है वो बाय कर ले। क्योंकि मैक्सिमम पहले भी वीजा रिजेक्शन होते थे SOP के बेस पे, अब उसका बस नाम चेंज करके GST कर दे, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि A to Z ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं।
बिकॉज दे वांट गेट रिड ऑफ ऑल द टेम्पररी माइग्रेंट्स। वो चाहते हैं या तो बंदा इतना स्किल्ड हो कि सीधा पीआर ले ले अपने बल पे, या फिर वो कंट्री में ही ना आए। ये जो बीच का होता है ना कि बंदे टीआर पे हैं, टीआर एक्सटेंड करा रहे हैं, लूप होल्स ढूंढ रहे हैं इधर उधर कुछ गलत काम करके, उस चीज को इनको करना है पूरा इरेडिकेट। दैट्स व्हाई द जीएसटी, द जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, इज हार्डर देन एवर। और जो मेजर चेंजेस जो लोगों को अभी आइडिया नहीं लग रहा है वो ये है कि जीटी में आना, अगर आप जब हम फॉर्म भरते थे उसमें ऑलरेडी क्वेश्चंस होते थे, आपको उन क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ता था। मगर अब इन्होंने जीएससी को काइंड ऑफ लाइक ऐसे फॉर्म में कर दिया जो समथिंग सिमिलर टू योर एसओपी है, जहाँ पे आपको एक ऐसे लिखना होता था, इसमें भी 150 वर्ड्स में भी आपको ऐसे लिखना होता है। एंड जो बात पार्थी ने बोले कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ शो करनी पड़ेगी, यस अगर आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो तो क्यों पढ़ने आ रहे हो, ये कोर्स ही क्यों पढ़ने आ रहे हो, इस इसी कोर्स सिटी से। में क्यों आ रहे हो, व्हाई नॉट एनीवेयर एल्स, जबकि बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हो। और या आपने भारत में जो पढ़ाई की है उसका लिंक क्या है इस करंट पढ़ाई से, जो लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। और अगर जो आप पढ़ोगे यहाँ पे उसका बेनिफिट आपकी कंट्री में जाके फिर क्या होने वाला है, तो भाई वो सारी चीज आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। वहां पे भी अगर आपने कुछ हेरा फेरी करी, देन अगेन वीजा कैंसिल। चैप्टर क्लोज अगेन। और इससे ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट लिंक्ड है कि अब आप स्टूडेंट वीजा को स्विच नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया में रह के, बिकॉज ये एक टूल होता था बहुत सारे लोगों के पास कि चलो अगर कुछ नहीं बना मेरा पीआर में, आई जस्ट गो बैक टू स्टूडेंट वीजा, कोई और कोर्स करके जो अभी डिमांड में हो, डाउनग्रेड करके या फिर डिप्लोमा वगैरह करके मैं पीआर पाथवे पे आ जाऊंगा। तो लास्ट जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका जो इन्होंने एलोकेशन दी थी पीआर की, उसमें स्ट्रिक्टली बोल दिया कि जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री आपने ऑस्ट्रेलिया में की हुई है उससे आप नीचे डिमोट नहीं कर सकते अपना आपको, पहली चीज फॉर पीआर पाथवेज। एंड ऑस्ट्रेलिया पे ऑन शोर रह के आपको एक और स्टूडेंट वीजा ग्रांट हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको स्टूडेंट वीजा के बाद आपको टीआर मिला, अगर आपका टीआर खत्म होने वाला है, आपको ऑफशोर जाना पड़ेगा एंड पूरा प्रोसीजर दोबारा से फ्रॉम स्क्रैच करना पड़ेगा, एंड आप अपने लोअर कोर्स में नहीं आ पाओगे। तो अगर आपने मास्टर्स किया तो आपको डॉक्टरेट करने ही आना पड़ेगा। यहाँ पे आप कोई छोटा मोटा कोर्स करने नहीं आ सकते जिसकी वजह से आपको सिर्फ पीआर मिल जाए, क्योंकि सरकार शातिर हो चुकी है। ये लूप होल बहुत सालों से चल रहा था और अब इस पे सील लगा दी गई है। एंड अगर ये लूप होल भी हटे हैं, उसका भी पूरा का पूरा क्रेडिट भाई हमारे लोगों को ही जाता है, क्योंकि हमारे लोगों ने ही इस लूप होल को इतना ज्यादा यूज करके एक्सप्लॉइट कर दिया भाई। एक्सप्लॉइट कर दिया कि यहाँ की गवर्नमेंट भी आके तंग आ गई। क्योंकि एक चीज जो मैंने यहाँ पे रियलाइज कर लिया है ऑस्ट्रेलिया में 6 साल से रह के, यहाँ की गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना वो बहुत ही सिंपल होते हैं, मगर हम लोग यहाँ पे आके इतना ज्यादा उन रूल्स को एक्सप्लॉइट कर देते हैं कि फिर उसके बाद इन लोग को स्ट्रिक्ट रूल्स निकालने पड़ते हैं। बिल्कुल, क्या बात बोल दी आपने। हाथ मिलाओ इस मजा बात आ पे। गया एकदम कि मतलब इतनी कोई स्ट्रिक्ट रूल्स है नहीं कि आप फॉलो कर ना पाओ। आपको एक छोटा सा काम करना है, उन्होंने एक बना रखा है, एक चौरस दायरा बना रखा है, उसमें रह के आपने काम करना है। एंड कोई मुश्किल काम नहीं है वो, लेकिन पता नहीं हम में भी है कीड़ा। कि कुछ अलग करना है। और उस अलग करते करते एक बंदा करेगा ठीक है, 5 बंदे करेंगे, बट जब 1000 और मल्टीपल थाउजेंड वो सेम चीज करेंगे और पकड़े भी जाएंगे और वापस भी भेजे जाएंगे, तब गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लगेगा कि नहीं, ये एक्चुअली ये लॉ हमने निकाला था, इसका लोग फायदा उठा रहे हैं, सो लेट्स जस्ट वाइप इट ऑफ कंप्लीटली। सैड। बहुत ज्यादा। अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है जो मुझे लगता है आपके शायद एजेंट्स लोग को भी नहीं पता होगा जब आप वीजा अप्लाई कर रहे हो, मुझे भी नहीं पता। वो है भाई यहाँ की गवर्नमेंट ने ना सारे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को ना एक एलोकेशन दे रखी है कि आप सिर्फ इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही बुला सकते हो। पहले ऐसा हिसाब नहीं रखा कि नहीं, हाँ भाई जितने आपके पास एडमिशन आ रहे हैं सबको ले बुलाते लो। जाओ। इन्होंने इसके मेन रीजन ये भी है कि भाई इसके बेसिस पे ना सारी यूनिवर्सिटीज को एक डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाते थे। पहले क्या होता था कि जो फेवरेट यूनीज हैं या कॉलेजेस हैं, सारे के सारे बच्चे वहीं जा रहे थे और 2-4 यूनिवर्सिटीज लेफ्ट आउट फील करती थी कि उनके पास इतने स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं। फिर उसकी बेस पे उनको लॉस हो रहे थे और उनका लॉस बेसिकली इफेक्ट करता था गवर्नमेंट के लॉस को। तब इन्होंने क्या करा कि सारे कॉलेजेस एंड यूनी को एक सर्टेन अमाउंट एलोकेशन दे दिए कि आप सिर्फ इतने ही बंदे एनरोल कर सकते हो इन 1 फाइनेंशियल ईयर। जेन्युइन। अब इसको मैं और फर्दर एक्सप्लेन करूं जो आपको कैसे इफेक्ट करेगा कि यस ये गुड और नोट थ्योरी तो लग रहा है। बेसिकली फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट जो यूनी है यूडब्ल्यू है, उनको बोलते हैं कि आप पूरे साल भर में फॉर एग्जांपल सिर्फ 500 इंटरनेशनल स्टूडेंट ले सकते हो। तो आपने अप्लाई कर दिया है, सब लोगों ने अप्लाई कर दिया है, बट अगर आपका नंबर उस एप्लीकेशन नंबर में 501 हुआ तो जो आपका वीजा टाइम जो है ना वो एटलीस्ट 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि और बंदों के शायद वीजा आपके 2 से 3 वीक्स के अंदर आ जाए, बट आपका 3 महीने भी लग सकता है, 4 महीने भी लग सकता है। और वर्स्ट केस सिनेरियो ये है चैप्टर क्लोज कि उन 500 के 500 लोगों ने अगर एडमिशन ले लिया और वो इधर आ गए, तो भाई आप उस फाइनेंशियल ईयर में उस यूनि में तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो इसका 2 हैक ये निकल के आ सकते हैं कि या तो आप मल्टीपल यूनिज में अप्लाई करो और होप करो कि आपको मल्टीपल Hedging करनी पड़ेगी हेजिंग इसमें भी काइंड ऑफ हेजिंग करनी पड़ेगी। बट ये अपने एजेंट से प्रॉपर डिस्कस कर लो कि भाई मैं जिस यूनि में अप्लाई कर रहा हूँ उसके या तो वो किसी तरीके से यूनि से बात करके
या ईमेल के थ्रू, क्योंकि एजेंट्स यूनिस के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, उनको आइडिया लग जाए कि क्या आप उस एलोकेशन के अंदर कितनी आ रहे एलोकेशन हो फुल हो या चुकी नहीं। है, क्योंकि नेचुरली ये हमने भी इसका हिसाब लगाया था, बहुत ही लॉजिकल चीज़ है कि जैसे जैसे सीट्स बढ़ रही हो, शुरू में तो क्या, अगर सीट्स खाली हैं तो जो अप्लाई करेगा जेन्युइन मिला उनको हायरिंग, सीधा मत हायरिंग कह रहा हूँ, वीज़ा सीधा मिल जाया करेगा। बट अगर आप लास्ट की 10 सीट्स के लिए फाइट कर रहे हो 1000 लोगों से, तो नेचुरली उनका प्रोसीजर स्लो होगा, बिकॉज दे वांट द बेस्ट फॉर देम, क्योंकि वो स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड उनका फोकस ये रहेगा कि इसमें हम और ज्यादा स्क्रूटिनी करें। और अगर वो सीट अगर फुल हो भी गई होंगी तो आपको डायरेक्टली कभी पता नहीं लगेगा कि हाँ आपका वीजा नहीं आ रहा बिकॉज सीट फुल हो चुकी हैं या बिकॉज हमारी एलोकेशन एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो आप फिर वहीं पे परमिटेशन लगाते फिरोगे कि यार इसका वीजा तो आ गया, मेरा क्यों नहीं आया। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि सीट्स बहुत जल्दी फिल होती हैं, तो अगर आपको अपना प्रोसेसिंग टाइम कम करना है और अपना वीजा के चांस बढ़ाने हैं, अप्लाई टू एज मेनी यूनिवर्सिटीज एज यू कैन एंड अप्लाई एज अर्ली एज यू कैन बेसिकली। जल्दी अप्लाई करो, बचे रहोगे। अब जो गोल्डन पॉइंट है इस पूरी चर्चा का, गोल्डन तो नहीं, काफी दुखद पॉइंट है ये। मतलब दुख होना चाहिए, दुखी होना चाहिए आपको, और अभी हम हो खुद हो रहे, जाओगे। मैं देख के मैं खुद दुखी में आ गया, तो मैं ऐसा हो चुका है। क्योंकि पैसे की बात तो देखो है, पैसे का फेयर तो है ऑस्ट्रेलिया में आना, और हम पैसे की बात पहले भी कर चुके हैं, बट फिर ये करने चीज वाले हैं। अब हम फिर करने वाले हैं, और ये चीज आपको ट्रिगर कर सकती है, बिकॉज यही है, दिस इज इट, दिस इज द रियलिटी। तो भाई बेसिकली है कि ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट ईयर उन्होंने ये चीज बिल पास करा था, और अब ये पूरे तरीके से फंडामेंटली अप्लाई हो चुका है कि जो स्टूडेंट वीजा की जो फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है वो है $2000। अब उसको आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लोगे तो भाई ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख रुपए के अराउंड पहुंच जाएगी आज की डेट में ये। अब हिसाब लगाओ, आप वीजा अप्लाई कर रहे हो, आपका वीजा भी नहीं आया, तो वो पैसे भी एक काइंड ऑफ बर्बाद, और कोई छोटा अमाउंट नहीं है 1.5 लाख रुपए आपको बर्बाद करना। और जो ये फीस ऑलरेडी वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, मतलब $2000 शायद हम, मोस्ट हाईएस्ट है वर्ल्ड में। इतना शायद रेंट ज्यादा है हमारा महीने का, उसके भी थोड़ा हेजिंग करके जाता है। तो ये फीस ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, जिसको पिछले आई थिंक 3 रेफरेंडम्स में ऑलमोस्ट डबल तो हो ही चुकी है, एंड दैट्स नॉट वेयर द स्टोरी एंड्स। तो भाई जो एक और पॉइंट जो इससे काइंड ऑफ रिलेट होता है कि ये स्टूडेंट फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, स्टूडेंट वीजा की फीस, उसी के साथ ही साथ भाई आपके कॉलेजेस और यूनी की फीस भी हद से ज्यादा बढ़ा दी। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, हम अपना एग्जांपल ले लें, जब हम आए थे हमारे कोर्स की फीस थी रफली $60,000। अब वही सेम कोर्स की फीस ऑलमोस्ट $80,000 हो चुकी है इन द सेम यूनी। प्लस आईएनआर का जो रेट ऊपर चला गया उसका तो आप भूल ही जाओ। मतलब जेन्युइनली अगर हमारा 26-27 लाख में दोनों साल का चैप्टर क्लोज हो गया था, अब 40 मान अब लो वो भाई। उससे ज्यादा हो चुका है। तो मतलब डबल ट्रिपल वैम ही है बेसिकली, कि आपकी फीस भी बढ़ गई, एयूडी भी बढ़ रहा है, और आपका स्टूडेंट वीजा की फीस भी बढ़ गई है। तो क्या कीजिएगा इसका? हम सरकार को बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा रुपए की वैल्यू बढ़ा दें। ये तो फिर अब तुम हो नहीं पाएगा। फार फेच बात कर दी है बहुत ज्यादा। बट हाँ, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, क्योंकि भाई इंडिया में गरीबी तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, एंड नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड टू स्टडी आउटसाइड। तो अगर आप वो रिस्क लेना चाहते हो तो आपको ये देखना है कि क्या वो रिस्क फाइनेंशियली फायदेमंद है कि नहीं। क्योंकि कई लोग होते हैं भाई, वो इतना खर्चा करके आ तो जाते हैं, एंड वो डेट ना लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। यहाँ आप आओ, क्या पता आपको जॉब ना मिले, क्या पता आपको पीआर ना मिले, तो आप जो इन्वेस्टमेंट सोच के आए हो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बैड डेट बन जाता है। और उसको इरेडिकेट अगर करना है तो या तो आप जेन्युइनली फैमिली बैकग्राउंड आपका इतना स्ट्रांग हो कि आपको फर्क ना पड़े उस चीज़ का। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो आपका एक प्राइमरी फैक्टर होना चाहिए टू मेक और ब्रेक दैट डिसीजन कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में आके इतने पैसे खर्च करने हैं कि नहीं। क्योंकि ये तो अमाउंट आपका वो है जो आपके शोर पे आने से पहले का अमाउंट है। उसके बाद अगर हम अभी इन्फ्लेशन की बात करने पे आए, या ग्रोसरी प्राइसेस की बात करने आए, या रेंट प्राइसेस की बात वो करने हम आए, दूसरी वीडियो में करेंगे। मैं भाई तभी मैं कह रहा हूँ, अगर वो प्राइस ऐड हो गए तो आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे कि कितना एक्सपेंसिव अफेयर है जस्ट टू स्टडी फॉर 2 years इन ऑस्ट्रेलिया। बस वहीं पे चैप्टर क्लोज हो जाता बहुत लोगों का। 4-5 बारी हो गए। तो भाई बेसिकली आज की वीडियो यही थी। मेन वीजा चेंजेस जितने भी आए हैं पिछले 8-9 महीने में, हमने सारे के सारे एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं, ताकि जो लोग जुलाई इंटेक में आ रहे हैं वो उनको वो इन चीज से वाकिफ हो जाए कि मतलब शॉक में आ जाए, शॉक, हाँ प्योर शॉक में आ प्योर जाए शॉक में आ कि जाए। मतलब मैं जो सोच के आ रहा हूँ या रही हूँ वो ऐसी रियलिटी नहीं है, बिकॉज रियलिटी इज ऑफ्टन डिसअपॉइंटिंग एंड दिस इज ऑल्सो डिसअपॉइंटिंग। तो क्या तुम्हारे कुछ दो एडवाइस ये हैं कि भाई हमारे वीडियोस थोड़ी बहुत रेगुलर आने लगेंगी, अब ट्राई हम पूरी तरीके से करेंगे। इवन तो हमारे पास यार टाइम भी नहीं मिलता, थोड़ा लाइक मोटिवेशन भी हम खो चुके हैं, बट दोबारा से हमें इतने चेंजेस देखने के बाद मोटिवेशन हमारी दोबारा से जागी है कि हमारे अंदर ना अभी भी वो चुल है कि वी नीड टू डू अ नोबल टास्क, क्योंकि हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि आप जो बंदे आने वाले हो यहाँ पे आपको ना कुछ सीख मिले इससे। क्योंकि डालने को तो हम भी डालते पैसे, मतलब फ्री पैसे किसको बट हम डालने की सोच रहे हैं, बट जेन्युइन कंटेंट एज यूजुअल। तो और ये है। एक और अपडेट देने वाले हैं हम कि काइंड ऑफ लाइक वीडियो खत्म करने से पहले 1-2-3 चीजें बता दें। कोशिश हम ये करेंगे अब से थोड़ा ना वीडियोस हमारी अनफिल्टर्ड रहेंगी। अनफिल्टर्ड इन द सेंस कि लाइक जो हम
तहजीब और तमीज़ से जितनी भी हम बातें करते हैं वो थोड़ा हम कम करने वाले हैं। जैसे हम नेचुरल रहते हैं हम आपस में डे टू डे लाइफ में, हम शायद अपना वो पर्सपेक्टिव अब आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। दूसरी चीज़ भाई, जो भी आप वीडियोस देखते हो सोशल मीडिया पे, पॉजिटिव अगर देख रहे हो वेल एंड गुड, बट नेगेटिव जो देखते हो ना उसको भी ध्यान रखा करो, क्योंकि यहाँ पे बंदे व्यूज़ के लिए या कुछ भी किसी भी कारण आपको एक फेक लाइफ जरूर दिखा देंगे कि मैंने आज एक दिन में अपने पब्लिक पैसे हॉलिडे कमाए। वाले दिन इतने पैसे कमा लिए। वो सिर्फ एक वन डे सिनेरियो है। अब ओवरऑल लाइफ का पर्सपेक्टिव देखो कि आपको बस यही करना है। तो इन सब चीज़ों को भाई हम थोड़ा धीरे-धीरे कर नए-नए वीडियोस में थोड़ा एक्सपोज़ करेंगे सारे लोगों को। लोगों को या उनके टॉपिक्स या वीडियोस कि जो यहाँ की एग्जैक्ट रियलिटी नहीं दिखाते। बस एक आपको एक शुगर कोट फेक करके दिखा देते हैं। फेक सिनेरियोज और फेक वर्ल्ड दिखा रहे हैं, जिसके चक्कर में भाई इंडिया में बहुत सारे लोग लोन लेके इधर आते हैं, अपनी लाइफ बर्बाद भी कर लेते हैं। तो हम उसको थोड़ा बंद करना चाह रहे हैं ताकि यहाँ पे जो भी आए थोड़ा सोच समझ के आए। क्या रियलिस्टिक एक पर्सपेक्टिव लेके आओ कि ये नहीं कि आपकी ड्रीम्स यहाँ हैं और रियलिटी यहाँ है, तो आप खुद ही जाके शॉक हो जाओगे कि ये क्या हुआ। प्योर शॉक वैल्यू, प्योर शॉक वैल्यू वही निकल जाएगी। आप But सावधान रहें, सतर्क रहें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।